Hello guys, welcome to my channel Himachi Wisdom. So in the last lecture we discussed about some of the important events that took place in the aid of the Mahatma Gandhi ji, and in today's lecture we will discuss about some of the important events that took place to get us the independence, independence of India, how happened and how there is a differentiation between the India and the Pakistan. So if you'd like to watch my last video, then you can press the bell icon or you can go to the I button that I will give you on my video, and from there you can watch my polity lectures and other lectures also. So ज़्यादा देरी ना करते हुए let's roll the video. आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हो सकता है कि दिस वीडियो माइट बी टू लॉन्ग, और इसी के साथ आप आज का अगर आप लेक्चर देख लोगे सारा का सारा तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से हम ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रह सकता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, दिस इज द बेसिक skeleton of the today's parliament, that is of the House of the People and the Council of the States, whether it is a legislative assembly at the state level or the legislative councils or at the state level. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही आज का जो प्रेजेंट का हमारा पॉलिटी स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का वो लिया गया है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है वो किस तरह से जो है प्रेजेंस फॉर्म में अपनी आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेसिकली जो 1927 का साइमन कमीशन है उसका डिटेल रिव्यू है वो करने के लिए साइमन कमीशन ऑफ 1927 का उसको रिव्यू करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते जो है प्रोविंशनल बेसिस पे ऑटोनॉमी को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल रिव्यू प्रदान किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो डायरकी सिस्टम होता है स्टेट लेवल पे उसको एबॉलिश करने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। और साथ ही जो फेडरल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, दैट इज सेंट्रल की अपनी एक अलग से पावर होगी, वही सेंटर से ही पूरा देश कंट्रोल होगा। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन अमेरिका, जहाँ पे सेंटर ही एक सबसे बड़ी शक्ति रहती है। तो इसका प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ये इस तरह का प्रस्ताव जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इट वाज होली रिजेक्टेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कहकर कि इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ द स्लेवरी का ही चार्टर है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो अपने प्रेजेंट रूप में ड्राफ्ट किया जाता है, लेकिन ये होली रिजेक्टेड किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन करती है 22 दिसंबर 1939 को। होता क्या है कि एज वी हैव ऑल नोन दैट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशिया पे वो जो जापानीज होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं, और ब्रिटिशर्स जो होते हैं दे कुडंट कंट्रोल इट। तो फॉर सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वो जानबूझकर जो है बिना इन कांग्रेस को पूछे हुए, बिना इंडियन लीडर्स को पूछे हुए इंडिया को पहली करंट कंट्री घोषित कर देते हैं, ये सोचकर कि इंडिया जो है उनकी मतलब जानबूझकर इंडिया को वो जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में घुसा देते हैं। तो क्या होता है कि जो इंडियन कांग्रेस है, इंडियन मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, वो इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्डेम्ड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और ये बोल के कि जब तक हमें आज़ादी या डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता है अपना, तब तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसी विद्रोह के चलते हुए जो है वो जो कांग्रेस मिनिस्ट्री होती है वो रिजाइन कर देती है,
और अपने लिए डिमांड करते हैं डोमिनियन स्टेटस का। लेकिन जो ब्रिटिश एम्पायर है ये बोलकर इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि नहीं, वॉर के बाद ही हम इसके बारे में कुछ सोच सकेंगे भी। इसी के लिए कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री होती है वो रिजाइन कर देती है पूरी की पूरी। ये बात मुस्लिम लीग को बहुत पसंद आती है और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसे डे ऑफ द डेलिवरेंस के नाम से मनाते हैं, बिकॉज हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में क्रैक्स जो है पहले से ही पड़ गए होते हैं। ये बात ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद आती है और उनके लिए क्योंकि डिवाइड एंड रूल का एक सुनहरा उनके लिए उनको अवसर मिल जाता है। तो नाइक देश जो है कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन करती है 22 दिसंबर 1939 को, पूरी तरह से रिजाइन कर देती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में कि पाकिस्तान किस तरह से बनता है। तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन मार्च 24 1940 को होती है और ये आप कुछ मुस्लिम लीग के जो लीडर्स होते हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, वो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो जो पाकिस्तान वर्ड था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा और उनके कुछ स्टूडेंट्स थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में, उनके द्वारा पाकिस्तान वर्ड दिया गया था जिसे लेटर शिफ्ट कर दिया गया था पाकिस्तान। और जो इकबाल लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने जितने भी फ्रंटियर प्रोविंसेस थे बलूचिस्तान के, सिंध के और कश्मीर के इन तीनों स्टेट्स को मिलकर एक मुस्लिम स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी तरह से इकबाल की आइडियोलॉजी और चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया विजन उनका यानी कि पाकिस्तान का नेम, इन सभी को मिलाकर मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन पे जोर देते हैं। और लाहौर सेशन में क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है 24 मार्च 1940 को कि पाकिस्तान एक डोमिनियस स्टेट बनेगा फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड द मुस्लिम पीपल्स। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है इंडिया से पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अगस्त ऑफर के बारे में। अगस्त ऑफर took place on 8 अगस्त 1940। 1940 8 अगस्त को अगस्त ऑफर दिया गया था। इसको लॉर्ड लिथिंगो ऑफर भी बोलते हैं क्योंकि उस टाइम लॉर्ड लिथिंगो जो थे हमारे वाइसराय थे इंडिया की। तो अगस्त ऑफर में कुछ नहीं किया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो बोलती है कि हम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मेजॉरिटी में रखेंगे। दैट इज़ मुस्लिम लीग के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मेजॉरिटी में रखेंगे। ये पूरा का पूरा प्रस्ताव जो है खुद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग इस ऑफर को वेलकम करती है। लेकिन क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो मेजॉरिटी पार्टी होती है, ये उनका प्रस्ताव जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो अगस्त ऑफर इज आल्सो ए बिग फेलियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन 1914। कुछ समय के बाद जो है 17 अक्टूबर 1940 को जो है, सॉरी यहाँ पे 41 रहेगा, 17 अक्टूबर 1941 को विनोबा भावे के द्वारा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया जाता है और एक तरह से ये सत्याग्रह चलाया जाता है विनोबा भावे के द्वारा। सबसे पहले वो अरेस्ट होती है, उसके बाद नेहरू जी, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, महात्मा गांधी जी इस प्रोटेस्ट को बंद करवा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी रेयरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सिर्फ आपको इसकी डेट याद रखनी है। कुछ कम एंथुसियाज्म को चलते हुए महात्मा गांधी जो है इसको सस्पेंड कर देते हैं। आपको सिर्फ इसमें इसकी डेट याद रखनी है और सबसे पहले कौन अरेस्ट हुआ था, विनोबा भावे, उसको याद रखना है। दैट इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब हम देखेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। अबाउट क्रिप्स मिशन दैट टुक प्लेस इन 1942।
here is the picture from the क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन होता है उस समय जो ब्रिटिशर्स होते हैं 1942 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं, क्योंकि वो जापान, एज वी हैव डिस्कस्ड, जापान ने साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल कर लिया होता है, तो वो वॉर में हेल्प को चलते हुए देखकर क्या करते हैं कि उनको इंडिया की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इंडिया को फिर से डोमिनियन स्टेटस बनाने के लिए चाल चलते हैं। और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटिश के द्वारा एक कैबिनेट भारत में भेजा जाता है और वो इंडियन लीडर्स के पक्ष में एक प्रस्ताव रखते हैं कि इंडिया को फिर से हम डोमिनियन स्टेटस दे दिए जाएंगे उनकी शर्तों पे। लेकिन वॉर के बाद इस प्रस्ताव में बोला जाता है कि मेजॉरिटी में हिंदूज हैं उन्हीं को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन ये सारा डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार ही प्रपोज किया जाएगा। इस बात को देखकर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटी लीडर्स होते हैं वो इस ऑफर को फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। यह कहकर, और महात्मा गांधी जी ने इस प्रपोजल को बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग बैंक। तो ये प्रपोजल भी क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है अंग्रेज जो है इंडियन और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड एंड रूल करके पाकिस्तान के बंटवारे की प्रस्तावना को पास करवा रहे हैं। So let's move to the next one. अब हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। 8 अगस्त 1942 को इंडियन एक्टिविटीज को देखते हुए महात्मा गांधी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का इनॉग्रेशन कर देते हैं और डू और डाई का स्लोगन देके वो इसका इनॉग्रेशन करते हैं। और इसके इमेज में बहुत से क्रांतिकारियों को बंदी बनाया जाता है और बहुत से बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, अरेस्ट होते हैं और बहुत से बड़े बड़े लीडर लाइक नेहरू जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गॉट अरेस्टेड, क्योंकि इंडिया की आज़ादी की लड़ाई जो हो रही है वो बिल्कुल शोरों शोरों पर चल रही होती है। अब इंडिया के सारे लोग एकजुट हो चुके होते हैं और ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मेजॉरिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट अगर स्टार्ट बड़ी मात्रा में बढ़ गए तो दे कुडंट कंट्रोल इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे वेबल प्लान के बारे में क्या हो और शिमला कॉन्फ्रेंस। वेबल प्लान जो था ये शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 4 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। इसमें जो है लॉर्ड वेबल जो थे, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट थी, वो जो लॉर्ड वेबल थे ब्रिटिश एम्पायर के बिहाफ से जो है वो वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस लेके आते हैं। और क्या होता है कि ड्यूरिंग 1945 जो होती है धीरे धीरे जो दूसरा विश्व युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है। तो शांति का फायदा उठाते हुए जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो 22 मेंबर्स के कांग्रेस के कांग्रीगेशन को शिमला में एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको अब डोमिनियन स्टेटस देने के लिए राजी हैं बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका होता है तो कांग्रेस भी इस डील को मानने से इनकार नहीं करती। लेकिन मुस्लिम लीग जो होती है फिर से पंगा डाल देती है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि अगर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके मेंबर्स भी मुस्लिम होने चाहिए, तभी ताकि मुस्लिम्स को उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के द्वारा ही सेलेक्ट किया जा सके। तो इस डिस्प्यूट के चलते हुए ये प्लान भी एक तरह से फेल हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि कभी अंग्रेजों की वो गलतियों की वजह से प्लान फेल, इंडिया की आज़ादी में देरी मिल रही है, कभी कभी मुस्लिम लीग के प्रयासों से जो है वो इंडिया को आज़ादी मिलने में कोई ना कोई बाधा आ रही है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नाउ वी विल मूव टू द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल। नवंबर 1945 में पीके सहगल
शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा और उनको फांसी की सजा दी जाती है रेड फोर्ट दिल्ली में लाल किले के ऊपर। ये बात इंडियन लीडर्स और कुछ फ्रीडम फाइटर्स को पसंद नहीं आती और वो सारे मिलकर जो है लाल किले के ऊपर प्रोटेस्ट कर देते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। और इसी तरह ब्रिटिश एम्पायर जो है इस भीड़ को देखकर बहुत डर जाते हैं और इन तीनों की डेथ सेंटेंस उनको माफ़ करनी पड़ती है। और ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम जो है इन तीनों के पक्ष में जो केस लड़ते हैं वो थे तेज बहादुर शाहपुरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता को बल अभी भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है बीच में, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होता है और बाद में पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कौन नहीं जानता। He was the picture of the Subhash Chandra Bose ji that was taken during the Azad Hind Fauj time that built in 1945। तो आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जब ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको जापानीज हरा देते हैं 1945 में, तो जापानीज जो होते हैं कुछ इंडियन सोल्जर्स को जापान रंगून ले जाते हैं एज ए वार ऑफ द प्रिजनर्स के रूप में। तो वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक 1942 में टोक्यो में एक मीटिंग करते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आगे चल के बैंकॉक, यहाँ पे बैंकॉक होगा, बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें रास बिहारी बोस जो हैं वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग मीन्स आज़ाद हिंद फौज। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज इसका नाम रखा जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा। इसके बाद 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिन्हें की रास बिहारी बोस के द्वारा लीडर चुना जाता है इंडियन नेशनल आर्मी का इन 1943। जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी 3 मेन ब्रिगेड थी। फर्स्ट वन इज रानी झांसी ब्रिगेड, फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी ब्रिगेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड एंड द सुभाष ब्रिगेड। और जो चौथी एक्सक्लूसिव ब्रिगेड थी उसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड, जो कि पूरी तरह वुमेन ब्रिगेड थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज रानी झांसी ब्रिगेड। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन प्लान मार्च जून 1946, यहाँ से हमारे आज़ादी की प्रस्तावना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि अब ब्रिटिश एम्पायर को दिख चुका होता है कि अब इंडियन सोल्जर्स में भी धीरे धीरे से प्रोटेस्ट की भावना आ रही है और इंडिया धीरे धीरे यूनिटी में इंडिया की यूनिटी इतनी ज़्यादा बेलिग्रेंट हो जाती है कि ब्रिटिश एम्पायर को इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो ब्रिटिश कैबिनेट जो ब्रिटिश एम्पायर होता है ये डिसाइड करता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस हम पूरी तरह से प्रदान कर देना चाहिए। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम लॉर्ड एटली, वो एक ब्रिटिश कैबिनेट को भारत भेजते हैं 15 मार्च 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाने के लिए इंडिया, दैट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना रखने के लिए। तो ये कैबिनेट जो होता है ये लेड किया जाता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा जो है ये कैबिनेट जो है लेड किया जाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और पार्शली जो है इंडियन मुस्लिम लीग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। तो आप देख रहे हो कि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कैबिनेट मिशन की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो पार्शली दोनों पार्टीज जो हैं कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेती हैं। Now we move to the next one।
अब हम देखेंगे डायरेक्ट एक्शन कैंपेन के बारे में। होता क्या है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान को दोनों पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट क्या होता है कि मेजॉरिटी में जब इलेक्शन होते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगेस्ट पार्टी होते हुए उनको क्लियर मेजॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस में। तो इस चीज़ से मुस्लिम जो लीग होती है वो भड़क जाती है, और जो मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो प्रोवोक होकर क्या करते हैं कि 16 अगस्त 1946 को कत्लेआम का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे कि बहुत सी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो पैदा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड शूट होता है, इतना ज़्यादा ब्लड शूट होता है कि इंडिया से पाकिस्तान की ट्रेनें भर भर के लाशों के ढेर भर भर के इधर से उधर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो direct action campaign was the dark day in the Indian history that was done by the provocations of the Muhammad Ali Jinnah on the result of the constitutional election in which Indian National Congress got the upper majority. So let's move to the next one. इसके बाद जो होता है 2 सितंबर 1946 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को जैसे मेजॉरिटी मिल गई होती है, तो 2 सितंबर 1946 को थोड़े समय के लिए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल की अगली जो स्टेप है उसको पूरा किया जा सके। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज ए टेम्परेरी बेसिस पे लीडर चुना जाता है, बट इस जो गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। Now we will look upon the formation of the Constitutional Assembly that was done in 9 December 1946। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसकी मीटिंग 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड किया जाएगा। और यू कैन से ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको परमानेंट मेंबर चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। फिर से मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फॉर्मेशन हो गई होती है तो एटलेस जो कि उस टाइम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटले, वो जो है वो 1947 फरवरी 20 फरवरी 1947 को अनाउंसमेंट करते हैं कि जून 30 1948 तक जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को छोड़ के चले जाएं। और जो बेबल लॉर्ड बेबल उस समय इंडिया के वाइसराय होते हैं, उनकी अनाउंसमेंट पे उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वी विल मूविंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे माउंटबेटन प्लान के बारे में। ही वाज द लॉर्ड माउंटबेटन एंड हियर इज द मोहम्मद अली जिन्ना एंड हियर इज द नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो माउंटबेटन जो है वो उनकी माउंट हम देखिए कि अंग्रेज जो है एंड तक ट्राई करते रहते हैं कि हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, हम इंडिया को छोड़कर जाएंगे लेकिन डिवाइड करके ही जाएंगे। तो लास्ट में भी आप देख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का 2 हिस्सों में जो है वो बंटवारा हो जाता है। इस तरफ पाकिस्तान बनता है और इस तरफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है वो उनके प्रस्तावना पे सिग्नेचर कर रहे हैं दोनों, आप देख सकते हो। तो इनकी जो माउंटबेटन होते हैं इनकी फर्स्ट पॉलिसी तो यही रहती है कि डिवाइड एंड रूल करके आए, हम इंडिया को छोड़कर जाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि क्योंकि मुस्लिम लीग जो होती है वो माइनॉरिटी में होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो मेजॉरिटी में होती है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस परस्यूट करती है कि इंडिया का जो प्रोविंस है उसको मैक्सिमम एरिया प्रदान किया जाए, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द बिगेस्ट पार्टी एट दैट टाइम। तो मुस्लिम लीग को जितना छोटे से छोटा हो सके एज स्मॉल एज पॉसिबल प्रोविंस प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे कि हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और
कांग्रेस का की जो पोजीशन है उसको देखते हुए अकाउंट में लिया जाता है और इंडिया की स्थापना की जाती है। यही प्रस्तावना जो थी माउंटबेटन प्लान की, ये कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और इसी तरह पाकिस्तान का जन्म होता है इंडिया से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जैसा कि दोनों पार्टीज जो हैं अपने अपने देश की फॉर्मेशन को लेके सेटिस्फाइड हो गई होती हैं, तो अब हमारे पास आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक तरह से बिल होता है जो कि काम करता है माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जनवरी 1947 में आता है। इस बिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है और इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है, जो कि इस पिक्चर में देखा जा रहा है। नेहरू जी जो है रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है स्पीडी ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ द टू नेशंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस तरह से जो है पाकिस्तान को अपना देश मिलता है और इंडिया को हमारा प्यारा भारत मिलता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे जब इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो होता है, जो इंडिया में कुछ पुर्तगाली, जो कि हमने पुर्तगाली और फ्रेंच लेक्चर्स में पढ़े थे, जो कि जिस टाइम यूरोपियंस का एडवेंट हुआ था, तो उसमें जो कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी वो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ द बेदरा, जो कि बेदरा की एक ट्रीटी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो जो फ्रेंच का जो पौंडीचेरी वाला पार्ट होता है 1954 में, वो 1739 के बेदरा ट्रीटी के तहत जो होता है, उसके तहत जो फ्रेंच कॉलोनीज जो कि पौंडीचेरी होती है वो फ्रेंचेस को दे दी जाती है। ये हमने जब हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का लेक्चर पढ़ा था वहाँ पे डिस्कस किया था। उसको भी 1954 में इंडियन ट्रूप्स के द्वारा इंडिया में सीट कर लिया जाता है फ्रेंच से। इसी तरह जब पुर्तगालीज का एडवेंट हुआ था तो उन्हें लास्ट में पुर्तगालीज के पास हमने देखा था कि गोवा, दमन एंड द्वीप रह गया था। गोवा एंड दमन एंड द्वीप को भी इंडियन ट्रूपर्स की सहायता से 1961 में इंडिया में मिला लिया जाता है। और इसी तरह 1954 में दादरा एंड नगर हवेली को भी पुर्तगीज से लिबरेट किया जाता है। तो दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव और पुर्तगीज को, और दमन एंड दीव को पुर्तगीज से, और जो पौंडीचेरी होती है उसे फ्रेंच कॉलोनी से इंडिया में मिलाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स। जब इंडिया को आज़ादी मिल जाती है तो सारे के सारे जो राज्य होते हैं वो तो आज़ाद हो गए होते हैं, एक्सेप्ट कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो इनके बारे में देखेंगे कि इनको 15 अगस्त 1947 के बाद कैसे आज़ादी मिलती है। तो महाराजा जो कश्मीर, जो आज का J&K है, जम्मू कश्मीर जो है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक जो रीजन है, जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा है, वो एक्चुअली इंडिया का ही है। क्योंकि जो कश्मीर का महाराजा होता है उस टाइम, वो खुद इंडिया में चलकर इंडियन सोल्जर से मदद मांगते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं कि हमारे राज्य में पाकिस्तान जो ट्रूप्स होते हैं पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद वो अटैक कर रहे हैं। तो इंडियन सोल्जर शरण में महाराजा आता है कश्मीर का। तो इसीलिए इंडिया का एक अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर अभी भी, जिसे पाकिस्तान अपना बताता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, कि महाराजा जो था कश्मीर का उसने शरण ली थी इंडिया में। इसके बाद तो जूनागढ़ के बारे में देखा जाए तो जो नवाब था जूनागढ़ का वो मुस्लिम था, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम जो प्रजा होती है वो हिंदू होती है। तो जो हिंदू होने के कारण वो इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं, और जो नवाब होते हैं जूनागढ़ के वो पाकिस्तान चले जाते हैं।
और लास्ट में बचता है हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम जो होता है वो बहुत ही एक तरह से बेलिग्रेंट होता है और उसको इंडियन ट्रूपर्स की सहायता से फोर्सफुली भगाया जाता है वहाँ से, और हैदराबाद को भी इंडियन मिलिट्री के द्वारा जो है 1948 सितंबर में इंडिया का एक अभिन्न अंग बना लिया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा प्यारा भारत जो है एग्जिस्टेंस में आता है और पाकिस्तान जो है हमसे अलग होकर एक नया राष्ट्र बनता है। So this was all the lectures we have discussed regarding the medieval history and the modern history. आज का लेक्चर के साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस ख़त्म होती हैं और मेडिकल हिस्ट्री के अगर आपको वीडियोस देखने हैं देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन, वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड फॉर द एनिशेंट हिस्ट्री हम अपकमिंग वीडियोस में एनिशेंट हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ के ये तीनों टॉपिक SSC CGL SSC CHSL HPS SSC एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश टेट एग्ज़ाम्स, TGT एग्ज़ाम्स, JPT एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए कवर कर लेंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटी वीडियोस आई विल कीप मेकिंग द वीडियोस फॉर यू। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल, comment on my videos, comment on my lectures. Thank you for watching my video. Stay safe, stay at your home, be safe from the coronavirus, and please, please, please be thankful to your Indian government that are protecting us from this calamity that is happening in the present scenario. So we would like to thank our Indian government, our Indian soldiers, our Indian hospitality management and other services that are contributing into the nation's service. Thank you. Bye. Take care. See you in the next video.